एग्जाम्पल लिया था ना कि मैंने अगर एक कोई भी वैल्यू आज डायरेक्टली भर ली 1 साल के बाद, सपोज मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% से मैं उसे पे कर रहा हूँ, वही अगर मैं क्वार्टरली पे कर रहा हूँ तो आई हैव टू पे सम मोर अमाउंट। एंड इफ़ आई कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं 10% से ले रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है 10.38% जा रहा है। इफ़ आई पे इट क्वार्टरली एंड मंथली एंड अकॉर्डिंग टू द हाफ और सेमी एनुअली, ओके। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। टुडे वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ interest. Okay, suppose the interest is compounded m years. Okay, let the nominal or the state rate of the interest per ₹1 per year is called as I. हम I कैसे कैलकुलेट करते हैं, I कैसे कैलकुलेट करते हैं कि I इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू R/100 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। Let the effective rate of interest per 1 year ₹1 per year is called as the I, and the principal sum to be ₹1 and the number of years is is 1, then n is equals to 1. We can calculate the accumulated amount after 1 year. तो यहाँ पे आपका नॉमिनल रेट देखो क्या आ जाता है, a इज इक्वल्स टू 1 + I/m रेस टू m. ओके, और m क्या है आपका, m इज द कंपाउंडेड m टाइम्स अ ईयर। अगर मैं यहाँ पे कितने बार ले रहा हूँ, क्वार्टरली ले रहा हूँ, हाफ ईयरली ले रहा हूँ या फिर आपका मंथली, तो जैसे आपका रहेगा उस हिसाब से ये m रहेगा। And using the effective rate of interest, what is its value? That a is equals to 1 + I to the base e raised to 1, मतलब 1 + IE. So equation will become, यहाँ पे देखो चेंजेस क्या है, here is effective rate IE is equals to 1 + I raised to I/m raised to m minus 1. This is the one the most important relation in between both of this. नॉमिनल आपको अगर फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा गया ना, तो ये दोनों भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दिस फार्मूला इज आल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रिलेशन इन बिटवीन these two. They gives one example that find the effective rate equivalent to the nominal rate 16% per annum when compounded half yearly and quarterly. नाउ गिवन क्या है, आपको 16% दिया है, मैं उसका आई कैलकुलेट करूंगी, R/100 में 16/100 आई गेट दिस वैल्यू. इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन m इज इक्वल्स टू 2. अगर मैं उससे क्या कर रही हूँ, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रही हूँ, हाफ ईयरली रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साल में कितने टाइम काउंट होगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 2 टाइम्स. सो m इज इक्वल्स टू 2. सो इफेक्टिव रेट उन्होंने हमें क्या पूछा है यहाँ पे, इफेक्टिव रेट, तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला यूज करना है, पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, आई गेट इफेक्टिव रेट फॉर हाफ ईयर. हाफ ईयर के लिए मुझे इफेक्टिव रेट क्या मिल जाएगा, आई जस्ट पुट द वैल्यूज. ओके, इफ़ यू हैव द स्मॉल कैल्सी, एक्चुअली आपको स्मॉल कैल्सी अलाउड है बट आई डिडेंट हैव दिस स्मॉल कैल्सी, यू कैन यूज दिस कैल्सी एंड यू कैन यूज द मोबाइल. इफ़ यू आर एट होम देन ऑब्वियसली यू कैन यूज योर मोबाइल फॉर कैलकुलेशन. मोबाइल इज नॉट अलाउडेड इन योर एग्जाम बट दिस स्मॉल कैल्सी इज अलाउडेड यू फॉर द एग्जाम. दिस बिग वन कैल्सी इज नॉट अलाउडेड फॉर यू. ओके, तो वो छोटा वाला कैल्सी एग्ज़ाम के वक्त आप परचेस कर सकते हो, अभी आपको ज़रूरत नहीं है. सो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ द कैलकुलेटर. ओके, ये बड़ा वाला है तो मैं एक साथ ही सभी कैलकुलेशन करती हूँ, उस पर आपको वैसे अलाउड नहीं है एक्चुअली, मीन्स आप कर ही नहीं सकते, अलाउड का बात ही नहीं है. पॉइंट डिवाइडेड बाय 2, इसे मुझे ब्रैकेट डालना होगा.
ब्रैकेट का स्क्वायर -1। आंसर इस देखो मुझे डायरेक्टली मिल गया, ये लास्ट वन आंसर, दैट 0.1664। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। एंड ये किसके लिए है अभी? हाफ ईयर के लिए, व्हेन हाफ ईयरली के लिए। अभी उन्होंने हमें क्या पूछा? क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब क्या रहेगा? I have to pay the amount 4 times in a year. So यहाँ पे हम क्या करेंगे? m is equals to 4 substitute करो and again calculate the value. I know the formula, effective rate of interest उन्होंने पूछा है, so I use the formula for effective rate. For यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रैकेट 1 प्लस 0.16 divided by 4. Okay. यहाँ पे रेस टू 4 -1। आंसर देखो मुझे डायरेक्टली मिल गया, दैट 0.16985856। ओके, विच आई वॉन्ट। ओके, आपको अगर कैल्सी है ना आपके पास, वो स्मॉल कैल्सी रहता है ना, तो आपको कैसे करना पड़ेगा कि यहाँ पे 0.16 डिवाइडेड बाय 4 करो इक्वल टू, फिर पेज पे ऐसे लिख लो। देन अगेन आपको क्या करना पड़ता है? 1 + 0.4 ये कैलकुलेट कर लो, ये आपका ये आ गया, फिर से उसे लिख लो। ये यहाँ पे इनसे ना थोड़ा मिस्टेक हुआ है, ये इसका आंसर है, दैट 1.04 आता है। उन्होंने ऊपर लिखते वक्त मिस्टेक किया है। एंड देन कैलकुलेट इट स्टेप बाय स्टेप, यू विल गेट द आंसर। ओके, so this is the way to calculate the effective rate. Okay, now next is continuous compounding. What is mean by the continuous compounding? Just we go through it. When we can see that the effective rate of interest increase as the frequency of compounding within a year is increased. आपका effective rate of interest कब बढ़ जाता है? मतलब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, मुझे 10% से अगर कोई ये देना है, लोन वगैरह पे करना है, जब मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे लिखती हूँ, जितने टाइम आप ज़्यादा पे करोगे ना, उतना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब मुझे 10% से साल में एक ही बार पे करना पड़ता है। जब मैं हाफ ईयरली लेती हूँ ना, तो ये 10% का क्या हो जाता है ना, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ रहा है कि 10.25, जब मैं उससे सेमी एनुअली दे रही हूँ। ओके, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है ना, अगर मैं ये कर रही हूँ, क्वार्टरली पे कर रही हूँ, तो वो क्या हो रहा है, मुझे सपोज ये 10.38 देना पड़ता है। वही अगर मैं उससे मंथली देती हूँ, तो मे भी मुझे यहाँ पे इतना वो पे करना पड़ता है मंथली। आप उसका एग्जाम्पल्स कोई भी एक लेके कैलकुलेट करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली हमने लास्ट टाइम एक एग्जाम्पल लिया था, दैट फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वंस अ ईयर, देन हाफली एंड देन क्वार्टरली के लिए। जब जितने टाइम ज़्यादा आप उसे एक साल में ज़्यादा पे करते हो, उतना आपका क्या हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। देन इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज इंक्रीज टू इन्फिनिटी, दैट इज इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट ईच इंस्टेंट, then the process is called as the continuous compounding at the effective rate is called as the continuous rate of interest. ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इफेक्टिव रेट को क्या कहते हैं, कंटिन्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द कंटिन्यूस ईयर कंपाउंडिंग। तो
कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए देखो आपको ये नॉर्मली पता होना चाहिए, P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, R जो रहता है वो आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रहता है, N इज़ द नंबर ऑफ ईयर, A इज़ द अमाउंट accumulated at the end of year, and I is equals to R upon 100. Then the formula for the amount after n year is continuous compounding is given as इफ द नॉमिनल रेट, यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस वन फॉर्मूला, उसे आप आई के इसमें आर लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर अपॉन 100, अदरवाइज आर अपॉन 100 स्किप करना है तो उसकी जगह पे आई लिख दो। एंड आई ई इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन फॉर्मूला आल्सो, ओके। एंड ई इज़ द इरेशनल नंबर, आप यहाँ पे कैलकुलेटर अगर आपके पास बड़ा है आप यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे शिफ्ट अल्फ़ा ई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ई, एक्सपोनेंशियल जो नंबर रहता है ना उसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 2.7182, ये उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। यहाँ पे एक देखो उन्होंने आपको दी है ई इज़ अ इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू है 2.7182। If the nominal rate of interest is 16% per annum, then find the effective rate of interest per annum if the interest is compounded continuously, given that E is equals to 0.16 is equal to 1.173. Let the principal sum invested to be rupees 100 for the period of 1 year, then the P is equals to rupees 100, N is equal to 1 year, and R is equals to 16% per annum, hence I is equal to this। हमें जो जो दिया गया है ना वो हम पहले लिख लेते हैं एंड देन वी सॉल्व द एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल आपने रीड किया है, यहाँ पे देखो अभी क्या क्या दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। देखो एक गिवन एक तो वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दी है कि ई रेस टू 0.16 इज इक्वल टू 1.173, ये आपको उन्होंने ऑलरेडी दिया है। प्रिंसिपल सम कितनी है यहाँ पे, अभी प्रिंसिपल सम नहीं दी है तो हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं कि कंसिडर सम इज 100 रुपीज है फॉर द पीरियड ऑफ 1 year, okay, then P is equals to rupees 100, N is equals to 1 year, and R is equals to 16% per annum they gives us, okay। What is the value of I is equals to 16 upon 100, that 0.16। हम यहाँ अभी क्या करेंगे, जो हमने अभी आपका अमाउंट का फॉर्मूला देखा है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का, वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे देखो पूछा है हमें कि वी वांट टू फाइंड आउट द हियर इफेक्टिव रेट पर एनम, ओके। तो उसके लिए इफेक्टिव रेट पर एनम के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला है उसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, P इंटू ई रेस टू आई एन विच इज़ इक्वल्स टू P हमने 100 कंसिडर किया है,
ई रेस टू 0.16 इंटू 1 ईयर है, तो 100 इंटू ई रेस टू 0.16 इज इक्वल्स टू, उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया है वैल्यू ई रेस टू 16 की, वो कितनी है 1.173 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैलकुलेशन तो हम कोई भी कर सकता है, कैलसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी एनुअल इंटरेस्ट, अभी देखो हमने 100 कंसिडर किया, तो वो 100 को हमें क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, एनुअल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा कि 117.3 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 17.3 आ जाएगा, राइट ना। सो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव rate of interest with continuous compounding, वो क्या हो जाएगा आपका 17.3%। ओके, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द एग्जाम्पल। ओके, अभी देखो उनका नॉमिनल रेट क्या था, नॉमिनल रेट था 16%। अभी हमें कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के लिए कहा, हमने उसमें एक इसमें फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड फाइंड आउट किया, तो इफेक्टिव रेट देखो कितना हो रहा है कि 17.3 जा रहा है। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन योर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्हाट जो आपका कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो। अभी देखो इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है हमें समझने के लिए कि अगर मैं वो जो इफ़ेक्टिव रेट है वो मैं कंपाउंडेड एनुअली करती हूँ, साल में एक ही बार लेती हूँ, तो नॉमिनल रेट्स के हिसाब से लगेगा 16% ही होगा। उन्होंने अभी सेकंड क्या है, एनुअली वर्ड है, हाँ एनुअली वर्ड का बहुत मीन्स डीप मीनिंग रहता है। यहाँ पे सेकंड में ले रही हूँ सेमी एनुअली रहे, सेमी एनुअली रहेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा 16.64 हो जाएगा। वही मैं क्वार्टरली ले रही हूँ तो उसका क्या हो जाएगा 16.9858 हो जाएगा। वही मैं कंटिन्यूसली कंपाउंड कर रही हूँ, तो कंटिन्यूसली कंपाउंड के लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 17.3। ओके, दिस इज द वे डिफरेंस इन बिटवीन हम कैसे उससे अप्लाई कर रहे हैं। थैंक यू।